वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार कर लिया है। बजट साल 2020-2021 कल यानी कि 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत जो कि पहले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, कोरोना की वबा की वजह से मज़ीद ख़राब हो गई है। अच्छा, और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट जो है, ये जो आने वाला बजट है जो कल कौमी असम्बली में पेश होगा, ये हुकूमत और आवाम दोनों ही के लिए बड़ा सख्त होगा। बिल्कुल। अच्छा, इतलात ये है कि आइंदा माली साल में वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट में 18% कमी होगी, जबकि इंसदाद कोरोना के लिए 70 अरब रुपए के खुसूसी मनसूबे भी मंजूर किए गए हैं। बजट में आम आवाम के लिए क्या रिलीफ होगा, आवाम की बजट से तवक्कुआत क्या हैं और हुकूमत की मुश्किलात क्या हैं, अवाम को कोरोना के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली से कितनी अवाम जो है वो उससे मुतमईन है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब उवैस तौहीद साहब और रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोज़ब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग। उवैस साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और अहम मसला है, ज़ाहिर है कोरोना की सूरत हाल, माशी सूरत हाल, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। अब बजट पेश होना है, तो ये जो बजट है आपके ख्याल में आवाम की तवक्कुआत क्या होंगी और हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना? देखिए, मैं समझता हूँ कि कौम की किस्मत, मुल्क की किस्मत सारी दाव पे लगी हुई है और सबकी नज़रें इस बजट पर हैं। और ये इस बजट को कोरोना बजट जब भी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए मुश्किल है। कोई भी हुकूमत होती है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता कि बजट बनाना, और ख़ास तौर पे जबकि आपकी माशी जो सेहत है वो पहले ही ख़राब है, पहले ही आप ICU में हैं, फिर कोरोना के मौत के कुएं के अंदर आप दाखिल हुए हैं, पूरा मुल्क उसमें है, तो एक गंभीर सूरत हाल है। वैसे बात ये कि जो भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं 8 मिलियन जॉब जो है वो हाथ गंवाना पड़ेगा, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होगी 8 मिलियन की। पाइड जो नदीमुल हक साहब का रिसर्च थिंक टैंक है, उनकी प्रेडिक्शन है 18 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग होंगे। तो ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। यानी कि आप ये देखिए, हमारे मुल्क में जो लेबर फोर्स है वो 69 लाख की है, या 6 मिलियन अक्सर कहते हैं कि 60 लाख से लेके 69 लाख तक है। उसमें से अगर आप ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और ये रिसर्च थिंक टैंक्स के आप फिगर्स ले लें, तो इसका मतलब है कि 20-25-30% जो है वो जॉबलेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में बेचैनी होगी। देखिए, हेल्थ, अगर हम कोरोना से इसको हम लिंक करें, कोरोना अगर सूरत हाल जैसे ख़राब हो रही है, गंभीर सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त, केसेस भी बढ़ गए हैं, 1,20,000 हो गए हैं। हम पहले 10-12 ममालिक में दुनिया के हैं। WHO की वार्निंग्स हमें मिल चुकी हैं कि हम सही सिमत में नहीं हैं। अगर वो सूरत हाल हम देखें तो इसका मतलब है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर बहुत ही बोझ आने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। और अगर खुदा न खास्ता अगर हेल्थ ब्रेक डाउन होगा तो उसकी वजह से एक सोशल ब्रेक डाउन की तरफ समझते जाएगा मामला। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, उनके मुशीरान, उनके वज़रा पे ये भारी जिम्मेदारी है इस बजट की। तो जो इम्पोर्टेड मिनिस्टर्स थे, यानी कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं बाकर रज़ा साहब या हफीज शेख साहब हैं, उनकी वो भी कसौटी पर होंगे कि अगर हमने उन्हें इंपोर्ट किया है तो इस दफा देखें कि वो हमारी जो किस्मत है, इकोनॉमिक किस्मत है, उसका हाल किस तरह बताते हैं कल के बजट सेशन में। वैसे हमारे साथ कंवल शोज़ब साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल, ये जो बजट आ रहा है कल, उस हवाले से अगर आप कुछ पेशगोई कर दें, पहले से बता दें, तो खुशखबरी दे दें कि भाई क्या होने वाला है इस बजट में आवाम के साथ। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और अच्छे की बात और अच्छे की खबर सुनाती हूँ, तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जो मरूजी हालात हैं, जितनी प्रेजेंट हमारी गुंजाइश है उसके मुताबिक बेस्ट उन्होंने अवेलेबल की है, और बिजनेसमैन को और बाकी जितने भी तबकात हैं उनको सबको रिलीफ देने की काफ़ी कोशिश की है। नहीं, मिडिल क्लास आदमी को या जो आम शहरी है, मतलब बिजनेसमैन तो ठीक है, उनके साथ तो लोग गिला भी आप लोगों की हुकूमत से ये कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, आम आदमी का क्या है। तो इसलिए मैंने कहा था कि खुशखबरी अगर कोई है तो आप ही सुना दें आज ही हमारे प्रोग्राम में आम आदमी के लिए। देखिए जी, बिजनेसमैन को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस को, ताकि बिज़नेस यहाँ पे इस मुल्क में बढ़ना शुरू हो और लोगों को उससे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिले, हम एक्सपोर्ट्स में आगे जाएं। पहले अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में 10 साल तक जो लोग रहे हैं वो सारे बिजनेसमैन थे जिनके अपने बिजनेसेस में 9000% इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की एक स्टील मिल का भी बेड़ा गर्क करके वो गए हैं। तो बात सारी है कि इदारों को मजबूत करना, इदारे सही चल रहे हैं और बिजनेसेस
जो प्राइवेट सेक्टर में, उसको इनकरेज करने से ही मुल्कों में तरक्की होती है। हम लोग कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, ना हमारे मुल्क में सोशलिस्ट जो वो स्ट्रक्चर है या स्टाइल है उसको हम फॉलो करते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में और सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को अगर हम ज़हन में रखते हुए, या रियासत मदीना का जो मॉडल है उसमें गवर्नमेंट्स जो है वो खुद बिजनेसेस नहीं करती हैं, उसमें आपने बिजनेस प्राइवेट सेक्टर से कराना होता है और उसको इनकरेज करना होता है। अब असल में हम लोग कंफ्यूज जितने हैं, मैं अक्सर लोगों से बात कर रही हूं, तो ये अंदाजा ही नहीं है कि हुकूमत का असली रोल क्या है। पिछले तो प्राइवेटाइजेशन के हक में थे कमल साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये तो सारे प्राइवेटाइजेशन के हक में थे। आप लोगों ने इन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे जब वो लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे कि हम चला के दिखाएंगे। आप शिफा, हक में होने में और करके दिखाने में ज़रा फ़र्क होता है। हक में तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों की होंगी, अगर मैं वो कर नहीं सकती हूँ तो मुझे वो आके दावे नहीं करने चाहिए। हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं और अपनी गलतियाँ दूसरों के कंधों पर डाल देना, ये वही हुकूमतें थीं जो हमारे एक छोटे से धरने को कहा करते थे कि ये तो चाय की प्याली में तूफ़ान है, और वो आपसे आके क्रेडिट लेते हैं कि हमने बहुत ग्रोथ और बड़ा कुछ दिखाया है। तो प्राइवेटाइजेशन उन्होंने IMF के साथ एग्री की हुई थी, 6 एंटिटीज़ में से 3 की प्राइवेटाइजेशन और 3 का टर्न अराउंड, सबका बेड़ा गर्क ही करके गए, कोई प्राइवेटाइजेशन करके नहीं गए। और प्राइवेटाइजेशन के जो कमीशन के चेयरमैन थे, उनका नाम जुबैर साहब है, उनसे ज़रा बुला के पूछे कि आपके क्रेडिट पे कौन सी प्राइवेटाइजेशन है। तो अपने निकम्मेपन और नाअहलियत को तो नहीं, खैर ये अब एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। आप बजट की जहाँ तक बात कर रही हैं, बजट अच्छा है। अच्छा, लेकिन हम अवैस साहब से चाहेंगे कि इस पे आपने जो बात की है उस पे उनका क्या टेक है, हम फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। जी अवैस साहब। जी शिफा, जो स्टील मिल का मामला है, जाहिर बात है कि वादे वईद जो किए थे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, असद उमर साहब वगैरह ने, उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो जाहिर बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा और एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जगह होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि स्टेट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस वक्त की दुनिया में, इस तरह के हालात में मैं समझता हूँ कि इस तरह के इदारों को चलाने की मुतामिल नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मामला ये कि जब आप अकेले फैसले करते हैं और उससे पहले आप उसका कंसेंसस नहीं लेते। अब ये देखिए कि 9,300 मुलाजमीन हैं, तो इसके साथ एक पॉलिटिकल कॉस्ट मौजूद है। फिर इस सारे बोर्ड के अंदर रज़ाक दाऊद साहब का क्या कैरेक्टर होगा, किसको आप प्राइवेटाइजेशन में कौन सा प्रोसेस आप जो अमल है वो कितना शफाफ होगा। क्या ये माजी की तरह, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत में निजकारी की एक कोशिश हुई थी, जिसको चौधरी इफ्तिखार साहब ने जो है वो रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इसी तरह PMLN के ज़माने में जो वादे वईद हुए थे। बात यह है कि देखिए, तहरीक इंसाफ जिन तवक्कुआत का पहाड़ लेकर आई है, वो पहाड़ जो है वो गिरता हुआ नजर ना आए। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुलाजमीन के साथ कौन निगोशिएट कर रहा है, कौन प्रोसेस कर रहा है, क्या ये जो माजी की निजकारी जिसमें नजरें लगी हुई थी, देखिए 18,000 एकड़ वो जमीन है शिफा, आपको भी पता है, ओवैस को भी पता है कि इतनी कीमती वो जमीन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तो हमें ये देखना है कि निजकारी में क्या वो इदारे क्या फाल कर सकते हैं, बहाल कर सकते हैं, या फिर उनकी नजरें, लालची नजरें जो हैं वो उस कीमती जमीन पे लगे हुए हैं जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि निजकारी होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। जी शिफा, मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब देता हूं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि प्राइवेटाइज हो जाए, क्योंकि हम एज अ टैक्स पेयर देखें तो हम इसके पैसे दे रहे हैं। जो ब्लीड कर रही है गवर्नमेंट, मतलब सरकार पाकिस्तान की, अरबों डॉलर, वो तो टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है। तो हम भी हैं, ये ना समझे कि हम आपसे मैं जवाब दे दूं। जी मुझे मौका दे दें शिफा, आपने तो बैठे रहना, मुझे आपने निकाल देना, मुझे टाइम देना। नहीं कमल, मैं तो कह रही हूँ। जी फरमाइए। देखें, 2-3 बातें मैं क्विकली बता दूं। हामी सारे हैं, इरादा किसने किया है और करना कैसे है, वो बातें बहुत मैटर करती हैं। पहली बात ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओनरशिप हुकूमत के पास रहेगी। नंबर 2, कोई लालची नज़रें हमारी नहीं, ना हमने बिलावल हाउस बनाने हैं, ना हमने यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे करने हैं। ज़मीन हमारे पास ही 18,000 एकड़ में से 1,800 जो एकड़ है उसके ऊपर खाली वो जो मेन बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, जो एक लो कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हाउसिंग सोसाइटी चल रही है, जहां पर वो मुलाजमीन रखे गए हैं जिनकी पॉलिटिकल भर्तियां हुई। 4,774 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्चुअल थे जिनको परमानेंट किया गया, जबकि आपकी स्टील मिल को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हाई लेवल के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो 1,000 चाहिए।
3 टाइम्स अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो अभी कंपनीज बिड कर रही हैं, 3 टाइम्स अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको 3300 मुलाजमीन चाहिए, इससे ज़्यादा मुलाजमीन नहीं चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है, उन्होंने तमाम इदारों का बेड़ा गर्क इसी तरह किया, चाहे PI हो, चाहे आपकी रेलवे हो, चाहे आपकी PTV, रेडियो पाकिस्तान और इसी तरह स्टील मिल। इसमें पॉलिटिकल लोगों को भर्तियां करके मेरे और आपके टैक्स पेयर का हर महीने 70 करोड़ रुपए हम भरते हैं और 35 अरब रुपए अब तक सिर्फ तनख्वाहों की मद में दिया जा चुका है। अच्छा, अब एक चीज और सुन लें, इसकी जो मशीनरी है, इसके जो वैसे 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। इसकी जो मशीनरी है 2015 में जब ये स्टील मिल बंद की गई, मैं बता रही हूँ, लोगों को मालूम नहीं था कि स्टील मिल तो बंद पड़ी है, तो इसके जो एकदम से गैस को टर्न ऑफ किया गया, उसकी वजह से जो स्टील बीच में पड़ा हुआ था, टेक्निकल ये इन्होंने गलती की, वो 1.5 फुट तक जम चुका हुआ है। 450 अरब रुपया चाहिए कम से कम जो आके इसको रिवाइव करे। टोटल इस वक्त दुनिया में 3 से 4 सीरियस कंपनीज हैं जो इसको अभी भी इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, वरना ये सिर्फ और सिर्फ जमीन का हिस्सा रहेगी। तो ये एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन स्टे आ गया है इस पे, सिंध हाई कोर्ट का स्टे आ गया है भाई आप लोगों के फैसले पे, हमने इंश्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई हुई है, सिंध हाई कोर्ट को देखें अब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कोर्ट्स को थोड़ा सा सीरियस चीज़ों को देखना चाहिए और जहां एग्जेक्टिव के फैसले होते हैं उनको करने देना चाहिए। फिर ये जो जिसकी हदूदों के यूद है। दूसरा, मैं इनको करेक्ट कर दूं, जो आपके साथ गेस्ट बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में बिल्कुल भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब नहीं, उससे पहले ये उन्होंने इस पे डायरेक्शंस दी थी और इसके लिए सारा कुछ रेडी हुआ था। शौकत अजीज साहब ने इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी। ठीक है, अच्छा कमल, हम यूं करते हैं कि एक वक्फा लेना है हमें, डिक्टेटर के दौर में ये वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो एक तो पेट्रोल वाली जो रिपोर्ट है इंक्वायरी की, उस पर थोड़ी सी आपसे बात करेंगे और बजट के हवाले से। और अवैस तौहीद साहब, आपकी तरफ हम जरा पूछना चाहेंगे कि जो डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट, उसमें पॉपुलर डिसीजंस कौन से हैं और अनपॉपुलर डिसीजंस कौन से आपको नजर आते हैं, कहां पर जाएगा ये मामला? कमल शोजब साहबा की तरफ जाएंगे। कमल साहबा, ये जो ऑयल क्राइसिस या जो पेट्रोल का जो क्राइसिस आया हुआ है इस वक्त, इस हवाले से क्या कहेंगी? इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है और इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज के, अच्छा ये हमारे साथ थोड़ा सा कुछ इशू है ऑडियो का, तो ज़रा ओवैस तौहीद साहब की तरफ चलते हैं। ओवैस साहब, आपको क्या लगता है ये जो पेट्रोल का क्राइसिस है और इसकी जो रिपोर्ट है और इसके अंदर जो CEOs को बुलाया भी है प्राइवेट कंपनीज के और उनकी ज़रा बातचीत की गई है उनसे कि उन्होंने क्या किया, इसका कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है कि पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस कम हो रही थी और जब हुकूमत ने अनाउंस किया कि प्राइस कम होनी चाहिए, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, मेरी आपकी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में और ट्रकों में, टैंकर्स में जो पेट्रोल है वो कम कीमत वाला डलना चाहिए, उस वक्त ये पेट्रोल माफिया जो है वो इन एक्शन हो गया है। मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल इसका सदेबाब होगा, उनके पास भी कोई चारा नहीं होगा इस बात को मानने में, क्योंकि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही गंभीर है। और ये कैसे हो सकता है कि आप पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली आपको इतनी कम मिल रही हो? पहले 4 महीने के अंदर हुकूमत ने बहुत कुछ उसमें से बचाया भी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो आवाम को नहीं पहुंचा, लेकिन अब जब उन्होंने मज़ीद फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की तो इस वक्त आप देख लीजिए कि सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, पेट्रोल नायाब हो चुका है। तो इन CEOs की सरजनिश भी होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जो देखिए, इससे पहले आप बात कर रहे थे वैस के कौन से इनके अच्छे एक्शन हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम उसकी बात, एहसास प्रोग्राम जो 144 अरब रुपए का प्रोग्राम है, उससे आम आदमियों को अब उनके घरों में उनका चूल्हा जो है वो ठंडा नहीं हुआ, जो उनको रकम मिली 12,000 रुपए कैश। और लेकिन एक उस पर सवाल है कि क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा, क्या हर 4 महीने बाद ये पैसे उनको रिलीज होंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो हुकूमत ने या रियासत ने इस वेलफेयर वर्क के अंदर देनी है। दूसरा जो इनका अच्छा प्रोग्राम, जो डिसीजन है वो शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन, जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई है, जो शुगर माफिया के खिलाफ एक इन्होंने प्लेज किया है कि जी उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन उसमें भी जाहिर बात है कि आप अगर 1985 से मामला खोलेंगे तो फिर तो ज़िया-उल हक के ज़माने से वो शुगर माफिया, जो शुगर मिल्स हैं, उनके पास कितना रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, तो ये भूल भुलैया में ना हो और जहांगीर तरीन साहब को फिलफौर लंदन से बुलाया जाए। इस तरह शरीफ खानदान के खिलाफ एक मुहिम थी हुकूमती वज़रा की, मुशीरान की, कि वो क्यों है वहाँ पर, तो वो क्यों है वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब, उनको भी बुलाया जाए क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसमें भी शफाफियत जो है वो एक की एलिमेंट है
जो इनको मद्देनजर। अच्छा, हम आपसे अनपॉपुलर डिसीजंस भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर जब अगले इलेक्शन की बात होगी तो यही पॉपुलर और अनपॉपुलर डिसीजंस लोगों को याद रहते हैं। तो अनपॉपुलर डिसीजंस की तरफ में भी आता हूं, लेकिन मैं पहले कंवल की तरफ भी चला जाऊं कि कंवल, ये जो पेट्रोल वाला मामला है, इसमें सीईओ की सरजनिश तो की गई, लेकिन अब आगे क्या होना है? क्या हम उनको कोई सजा दे सकते हैं? उन कंपनीज को कैसे हम इस बात का पाबंद करें कि वो आइंदा ये चीजें ना करें, या फिर हम उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे? जिम्मेदारी भी हम किस पे डालें? जी देखिए, एक चीज़ याद रखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया था कि हम कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं, साथ में एक और चीज़ भी ज़हन में रखें, हम बहुत चाहत का निज़ाम नहीं चला रहे हैं। यहाँ पे हर एक का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मैं अगर MNA हूँ या वज़ीर आज़म बन गए तो हमारे पास इतने इख्तियारात है कि हम जिसको चाहे क्रिमिनल बना के और हम जेलों में भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपके सामने बता दूं, एग्जेक्टिव का या हुकूमती अरकान का काम होता है पॉलिसी देना और अपनी एक जो उनकी गिवन डोमेन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसमें रहते हुए एक्शंस लेना। आगे काम होता है इदारों का। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, ओगरा आपका जो एक रेगुलेटर इदारा है, ये उसका काम है कि वो चेक करे, प्राइसेस को कंट्रोल करे, सारा कुछ देखे। मैं आपको सिर्फ रूट कॉज बता दूं, हमारे 2016 में एक डिसीजन मेकिंग ये की गई कि जो आपका ये हाई ऑक्टेन है उसको आपने ओगरा के अंडर से बाहर निकाल दिया कि अच्छा ठीक है जी, इसके ऊपर आप इसको आप रेगुलराइज नहीं करेंगे। बाकी सारी प्राइसेस जो है वो ओगरा कंट्रोल कर रहा था। अब चेयरमैन को बुलाया गया और काफ़ी उनकी सख्ती की गई, बल्कि उनको लेटर गया हुकूमती अरकान की तरफ से कि खुदा के लिए आप जाग जाएं। उसमें हुआ ये कि जिस दिन प्राइसेस हुकूमत ने कम की और गुडविल में की, जाहिर है कि 34 रुपए कम किया पर लीटर, उन्होंने वो तेल जो अभी 10 दिन की रिजर्व्स पड़े वो तो कर दिया गायब, तमाम ने कंसेंसस डेवलप करके। और वो वाला तेल जिसको हम हाई ऑक्टेन कहते हैं 160 रुपए 166 रुपए बाहर निकाल के लोगों को गन पॉइंट पे वो बेचने की कोशिश की, ताकि जो नुकसान उनको उस प्राइस पे हो रहा है जो बुक पे होता है, बुकिंग करने पे, कि ऑयल अगर उन्होंने महंगा खरीदा था उसकी कीमतें कम आ गई हैं तो अब आप तो उसको मतलब आप बेयर करेंगे तो आप बिजनेस में करते हैं सारा कुछ। आप लोगों ने और पार्लिमानी अरकान ने सिर्फ उनको एक लेटर लिखा है कि भाई जाग किया है। नहीं, वो पहला काम था, मेरी बात पूरी होने दें। पहला इशू ये था कि उनको पहले लेटर लिख के हिलाया गया कि भाई आप रेगुलेटर हैं, आप जागें, आप कर क्या रहे हैं। और अब तो खैर बहुत सख्त किस्म का उस पर एक्शन लिया। कल हंगामी इजलास वज़ीर आज़म ने बुलाया है, क्योंकि देखिए हमारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ओगरा क्या है, नेपरा क्या है, पेपरा क्या है। इन्होंने भुगतनी नहीं होती है, भुगतनी हमने होती है। सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज। हम पंचिंग बैग्स हैं जिसको सियासतदान कहते हैं। अच्छे बुरे की जिम्मेदारी तो हमारी है। पब्लिक कांटेक्ट भी तो आपका ही होता है ना, वोट आप लोग लेते हैं तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उनका मरकज आप लोग ही होते हैं और वो यही इसीलिए वोट देते हैं कि आप लोग जाकर सारा सिस्टम सही करेंगे। तो जाहिर है लोग तो वो ना वो ओगरा को जानना चाहेंगे, ना पेपरा को जानना चाहेंगे, ना नेपरा को जानना चाहेंगे। मुझे ये बात पता है, मुझे जरा जी क्विकली जानना नहीं चाहेंगे, लेकिन उनको जान पहचान होनी चाहिए। आपके मुल्क के सिस्टम्स हैं, या तो इसको ख़त्म करके एक जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं सब इख्तियारात उनको दे दें और फिर उनसे आप सवाल भी करें। लेकिन जब आपके सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद हैं तो हमारा काम है हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि ये सिस्टम मौजूद है। ये 25-25 सालों से 30-30 सालों से रेगुलेटर्स बैठे हैं और ये सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम तभी कामयाब होते हैं जब सिस्टम को फॉलो किया जाता है और सिस्टम के तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब इस पे नोटिस भी लिया गया है, इस पे सख्ती भी की जा रही है और ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया है कि आपस में यूनियंस बना के ये अनदर कार्टेलाइजेशन सामने आई है और इस पे उतनी ही सख्ती की जाएगी जितनी शुगर माफिया के खिलाफ। कमल ठीक है, हमारे साथ असल में हुआ ये कि जहां से उनको नुकसान हो रहा था वहां उन्होंने अपने आप को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अवैध साहब अनपॉपुलर डिसीजन। अवैध साहब ने एक दो चीजें जहांगीर तरीन का जिक्र किया, मैं जरा उस पर बात कर लूं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। जहांगीर तरीन साहब से रिलेटेड और बाकी जो माफिया है जिसमें शहबाज शरीफ साहब, सलमान शहबाज साहब, इन सब के नाम जो गए हैं वो कॉम्पिटेंट फोरम्स पे अब गए हैं। जो आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है वो लॉ की एम्बेट को नहीं फॉल करती है। उसके मुताबिक आप किसी को सजा और जजा नहीं दे सकते। सजा और जजा आपकी कोर्ट्स ने, नैब ने, करप्शन कमीशन, हमारी चाहत तो यही है ना कि सजा जब वो बुलाएंगे, इंक्वायरियां करेंगे, नजर आए होता हुआ किसी दिन हम ये देखें कि भाई ये बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने ये गड़बड़ की थी और इनको ये सजा मिल गई, हम ये चाहते हैं। वैसे साहब आपकी तरफ आते हैं, अनपॉपुलर डिसीजन सवाल पूछे, नैब से भी सवाल पूछे और अदालतों से भी सवाल पूछे कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। क्या अनपॉपुलर डिसीजंस हैं जो अगले इलेक्शन के वक्त देखते सारे आपका प्रोग्राम?
देखिए, मैं समझता हूँ कि वो भी 90 दिन में रिपोर्ट सारे इदारों से मांगी है। चले 90 दिन के बाद भी हम देख लेंगे कि जहांगीर तरीन साहब इंसाफ के कटहरे में होंगे नहीं होंगे, सलमान शहबाज होंगे कि नहीं होंगे, और दूसरे ओमनी ग्रुप के जो लोग हैं वो होंगे कि नहीं होंगे, जरदारी साहब जो उनसे लिंक है वो इंसाफ के कटहरे में होंगे नहीं होंगे। ताकतवर के लिए एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन हमने भी देखना है कि कितनी शफाफियत से होगा और अपनी सफ़ों में जो लोग जिन पे उंगलियां उठी हैं, जिनके दामन पे दाग नजर आए हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट में, वो शामिल होंगे, इसमें नहीं होंगे। मुनीस लाई होंगे नहीं होंगे, उमर शहरियार, खुसरो बख्तियार साहब के रिश्तेदार होंगे नहीं होंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान की रियासत में, मुल्क के अंदर जो इनहेरिट किए हैं फंडामेंटल इश्यूज, वो तो आड़े आए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाइल इनको मिले और उसको डील करने में कितना कामयाब हुए, कितनी सिमत तयन करने में हुआ, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब देखिए, सबसे अनपॉपुलर डिसीजन जो अब होएगा, वो जो एक एज अ सोशल डेमोक्रेट, एक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में ओवैस और शिफा के जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो 16-17 बिलियन का मैंडेट जो है तहरीक इंसाफ, उसको नहीं मानती। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, या हुक्मरान जमात जो है, वो उनके 10 बिलियन जो उनको वोट मिले हैं इस 2018 के इलेक्शन में, उसको नहीं मानते, चोर लुटेरा मानते हैं। अगर एक पेज पे होएंगे नहीं तो पार्लियामेंट कहाँ का, सेनेट कहाँ का। तो जो एक सियासी माहौल जो इस मुल्क के मसाइल जो दरपेश है इस मुल्क को, उसके हल के लिए अगर हम वहां पे देखेंगे नहीं और पॉइंट स्कोरिंग होगी, जायज नाजायज ये एक अलहदा बात है। जो तूफान बदतमीजी होगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप मुझे बताइए कानून साजी कितनी हुई, ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नेंस कहाँ पे हुई। तो बड़ा निशान है और जिम्मेदारी मेरे ख्याल में ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे अपोजिशन जमातें ख़राब हैं, चाहे बहुत उनके अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो हुकूमत की है कि किस तरीके से इस सियासी दर्जे हरारत को जो है वो नॉर्मल किया जाए। जिनका एहतसाब करना है उनको एहतसाब के कटहरे में लाएं, लेकिन ये सुबह से लेकर रात तक ये मंत्रा जो है वो नहीं चलेगा। कोरोना का मसला बहुत गंभीर है। एक्सपोर्ट जो है आप अप्रैल के अंदर देखिए 30 to 50% वो फॉल हुआ है। अल्लाह करे कि ये मईशत का जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। सारा जो सलामती हमारी है पूरी रियासत की, तो वो इंटरलिंक्ड है माशी सलामती के साथ। तो हमारे साथ अब देखिए, हमारा जो फॉरेन डेट है वो 110-115 बिलियन डॉलर्स है। हमें जो डेट रिपेमेंट करनी है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर्स करनी है। ये सारे मसाइल तहरीक इंसाफ के पैदा करना नहीं है, लेकिन डील इन्होंने करना है। इन्होंने भी मसाइल, जाहिर बात है ये 2 साल में इनके साथ भी मसाइल हुए। फिर देखिए कि एक अंधे कुएं में जो सफर है, देखिए शुरू के अंदर तो अमेरिका ने भी गलतियां की कोरोना को डील करने में, बरतानिया ने भी की, स्वीडन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने भी की, हर्ड इम्यूनिटी WHO ने भी गलतियां की। कभी WHO बयानात देता है कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से फैलेगा नहीं, फिर अगले दिन कहता है कि भाई फैल जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारे हैं कि ये कॉजेस क्या है, सेकेंडरी डेथ्स क्या हो रही है। सिर्फ 1 मिनट में कमल आप लीजिएगा। लेकिन अब एक मोटरसाइकिल पर मौत के कुएं के अंदर ब्लाइंड फोल्डेड सफर ज्यादा देर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आपको मानना होगा, साइंटिस्ट की बातों को मानना होगा। आपके जो माशी सूरत हाल है वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज हैं। हमें भी पता है कि कितने दिहाड़ीदार हैं, कितने डेली वेजर्स हैं, लेकिन ये जो फैशन आउटलेट्स के सामने खवातीन की लाइन लगना और ईद से पहले तो नहीं खोलना चाहिए था, वो तो है। ठीक है, समझ में आ गया आपका पॉइंट, आप किस तरफ ये नहीं हो सकता। आपको मिक्स मैसेजेस नहीं देने चाहिए। 1,20,000 केसेस हो गए। अल्लाह ना करे कि इसकी सूरत हाल जो मजीद खराब होती नजर आ रही है, तो सोशल ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसे में हुकूमत में समझता हूँ जो जिम्मेदारान हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं, असद उमर साहब है, NCOC बहुत बेहतर काम कर रहा है। मैं खुद उनकी ब्रीफिंग में गया हूँ, बहुत फाल काम कर रहा है। लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन, 2 हफ्ते के लॉकडाउन हटाना। और ये बड़े शहरों में फैसलाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, यहाँ पर आपको सूरत हाल बहुत गंभीर नजर आ रही है और ये अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा हुकूमत के लिए। ये अनपॉपुलर होगा, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम उवैस तौहीद साहब आपका कि आपने वक्त दिया। कवल 30 सेकंड है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस चीज़ का जो आप कह रही थी, जो कहना चाह रही थी, उसका जवाब देने के लिए फिर हमें ब्रेक पर जाना है। मैं सिर्फ लॉकडाउन पे आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं। ये एयरफोर्स की जो कॉलोनीज हैं, ये पिछले 4 महीने से टोटली बंद है। ना अंदर से कोई बाहर आता है, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है।
मेरे क्योंकि बहनोई वहाँ पर हैं, रात हमें इतला आई है कि जी जो एयरफोर्स के अफसर हैं और उनको कोरोना हो गया। अब हम हैरान हैं कि ये तो कंप्लीट लॉकडाउन में अंदर बंद थे, सिर्फ कॉलोनी के लोग जो हैं या बेस के लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना वो बाहर किसी से, इवन उनके पेरेंट्स अंदर नहीं जा सकते, हम खाने की कोई चीज़ नहीं भेज सकते, ना कोई गिफ्ट्स भेज सकते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन में है और वहाँ कोरोना फैल गया। सो WHO की ये बात शिफा ठीक कर रही है, उनके पहला स्टांस फ़र्क था। और मैं सिर्फ एक और मिसाल दे दूँ, जापान हो गया, थाईलैंड, ताइवान, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने सार्स को पहले बर्दाश्त किया था और इनके ये साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं इन्होंने सार्स का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जापान की तहकीक आज से 3 महीने पहले आई थी कि नाक पे आप मास्क लगाएं, इसका एयर वो ट्रांसफ़र होता है, तो उस वक्त ये सब कह रहे थे नहीं ये बड़ा वजनी होता है तो ज़मीन पे होता है, हवा में नहीं ये मुअल्लक रह सकता। आप सब देख लें कि मास्क का कितना रोल है। तो एक बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जो कि अलग-अलग आई हैं और जाहिर है हर तरफ ये सिचुएशन बदल रही है, तो वो सिचुएशन तो वेरी करेगी और उसी हिसाब से डिसीजंस भी जो हैं वो भी बदलते जाएंगे।